हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट से हम जो है वो बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो बेटा, आज का अपना जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी कि आज हम डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन यानी कि मानव के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है इसके बारे में। अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो जैसे कि राजस्थान बोर्ड के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है इसको 2 यूनिट के अंदर दिया गया है। एक तो है आपकी सेकंड नंबर की जो यूनिट है जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड, उसके अंदर 28 नंबर का लेसन है और वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्य का जनन तंत्र। और इसके साथ ही बेटा एक 8th नंबर जो यूनिट है वो है आपकी ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी की, यानी कि मानव भ्रूणिकी। और इसके अंदर आपको 4 लेसन दिए गए हैं, जिनमें से लेसन नंबर 31 जो है वो है गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर युग्मक जनन यानी कि युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। और 32 नंबर का जो लेसन है वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है। और नेक्स्ट है 33 नंबर लेसन जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर आगे चल करके भ्रूण का विकास किस प्रकार से होगा, कौन कौन सी स्टेजेज आएंगी, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और 34 नंबर का जो लेसन है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर आर्तव चक्र। ठीक है, तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान यानी कि मनुष्य के अंदर जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से कंप्लीट होती है उसको इन टोटल 5 लेसन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चूंकि ये 5 लेसन जो है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और एक ही टॉपिक कि जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है उससे रिलेटेड है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक लेसन तो जो है वो इस यूनिट से उठा लेंगे 28 नंबरों, और बाकी जो 4 लेसन हैं वो यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो आज से अपने स्टार्ट करते जा रहे हैं मनुष्य के अंदर जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बेटा देखें कि अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की या जनन की, तो हम जानते हैं कि जनन या रिप्रोडक्शन जो है वो जीवों के अंदर पाए जाने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट के लिए अगर हम सोचें कि जीवों के अंदर अगर जनन की क्रिया नहीं हो तो हमारी इस अर्थ यानी कि पृथ्वी से जीवों का जो है वो विनाश हो जाएगा, जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अपवाद स्वरूप कुछ जीवों जो कि यूनिसेलुलर जीव है जैसे अमीबा वगैरह, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो किसी भी जीव के अंदर अमरता का गुण जो है वो नहीं पाया जाता। अर्थात जिसने जन्म लिया है वो अपनी एक निश्चित आयु को पूरा करने के बाद उसकी डेथ जो है वो निश्चित है। इस प्रकार से अगर इन जीवों की मृत्यु हो जाए और इनके अंदर जनन की क्रिया न हो पाए तो इन जीव जातियों का जो है अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। तो ये जीव क्या करते हैं कि जनन की क्रिया के द्वारा अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तरजीवी के रूप में अपने ही जैसी संतान उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण इन जीवों की मृत्यु के बाद इनका स्थान जो है वो इनके द्वारा उत्पन्न की गई संतानों के द्वारा ले लिया जाता है, जिसके कारण इस पृथ्वी के ऊपर इस जीवन का अस्तित्व जो है वो बना हुआ है। इस कारण से हम मानते हैं कि जीवों के अंदर जो जनन की क्रिया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर हम जनन को परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि किसी भी जीव के द्वारा उसकी मृत्यु से पहले उसके उत्तरजीवी के रूप में उसके ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? जनन कहलाएगी। ठीक है, अब अगर हम जनन की जब बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जनन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन भी आता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन भी आता है।
चूंकि हमें यहाँ पर बात करनी है कि मनुष्य के अंदर जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है, तो हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लें किसका, लैंगिक जनन का, तो हम देखते हैं कि लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अलैंगिक जनन की तुलना में काफ़ी एडवांस है। एडवांस क्यों है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अलैंगिक जनन की क्रिया के दौरान आपने देखा होगा एक इंपॉर्टेंट घटना होती है और जिसे हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और इस मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताओं की उत्पत्ति होती है। और ये वेरिएशन या विभिन्नताएं जो हैं यही जैव विकास या इवोल्यूशन का मेन आधार होती है, जिसके कारण जीव जातियों का विकास होता है। और इन विभिन्नताओं के कारण जीव जो है वो अपने चारों ओर का जो परिवर्तित वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढालने में भी समर्थ हो जाता है, अर्थात अपने आप के अंदर उस वातावरण के अनुसार अनुकूलनों का विकास कर लेता है। तो इन सभी कारणों के कारण हम लैंगिक जनन की जो क्रिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है, उसे अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तुलना के अंदर काफ़ी एडवांस मानते हैं। ठीक है, अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया की बात की जाए तो थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन लें तो हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जनरली यानी कि सामान्यतः एक ही जीव जाति के दो सदस्य भाग लेते हैं, जिनमें एक नर के रूप में तो दूसरा मादा के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, लैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करवाने के लिए जो अंग कार्य करते हैं वो लैंगिक जनन अंग कहलाते हैं, अर्थात लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो जनन अंगों की सहायता से संपन्न करवाई जाती है। लैंगिक जनन का एक मुख्य बेस ये है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर आपको मियोसिस की प्रोसेस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो आवश्यक रूप से देखने को मिलेगा। और जब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की प्रक्रिया होती है तो इसके द्वारा गैमीट फॉर्मेशन यानी कि युग्मकों का निर्माण भी होता है, अर्थात नर और मादा युग्मक बनते हैं। और आगे चलकर ये नर और मादा युग्मक आपस के अंदर संलयन करते हैं और इस क्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होकर के आगे एक नई संतति का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से अगर हम लैंगिक जनन के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि लैंगिक जनन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जनरली एक ही जीव जाति के दो सदस्य भाग लेते हैं, जिनमें से एक नर और दूसरा मादा होता है। लैंगिक जनन की क्रिया लैंगिक जनन अंगों की सहायता से संपन्न करवाई जाती है। लैंगिक जनन क्रिया के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत हमें निषेचन की क्रिया भी देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। तो अब अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, तो मैंने आपको बताया कि लैंगिक जनन के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताएं होती हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संतान है, चूंकि उस संतान का निर्माण दो सदस्यों के मिश्रण से हुआ है, जिनमें से एक सदस्य है नर तो दूसरा है मादा, तो इस कारण से वहां पर उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो पूर्ण रूप से किसी भी एक सदस्य के समान न होकर के वो दोनों सदस्यों का मिश्रण होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान जो है वो जनक का क्लोन नहीं होती, जबकि अलैंगिक जनन के अंदर उत्पन्न संतति जो है वो जनक का क्या होती है, क्लोन होती है। अब जब हम इस बात के बारे में डिस्कशन करते हैं तो जनरली तो जो ज़्यादातर हम जीव देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि एक नर और एक सदस्य मादा के रूप में कार्य करता है। लेकिन कुछ जीव आपने देखे होंगे जो बाइसेक्सुअल भी होते हैं, अर्थात उनमें एक ही सदस्य के अंदर नर जन्नांग भी होता है और मादा जन्नांग भी होता है।
तो इसलिए आपके दिमाग के अंदर एक बात आ सकती है कि आप ये सोचो कि अगर एक ही सदस्य का नर युग्मक उसी सदस्य के मादा युग्मक, अर्थात उसी सदस्य का तो हो शुक्राणु और उसी सदस्य का हो अंडाणु, तो उनका आपस के अंदर फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो क्या इसके द्वारा भी विभिन्नताएं उत्पन्न होगी? क्या इस स्थिति के अंदर हम उसको क्लोन कह देंगे? तो बेटा नहीं। इसके पीछे का कारण यह है कि आपको लग रहा है कि यहां पर जो शुक्राणु है वो भी उसी सदस्य का है, अंडाणु जो है वो भी उसी सदस्य का है, तो इन दोनों का जब आपस के अंदर संलयन हो रहा है तो इसका मतलब जो संतान है उसके अंदर कैरेक्टर जो गए हैं वो तो एक ही सदस्य के गए हैं, इसका मतलब वो उसका क्या हो जाना चाहिए? क्लोन हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि यहां पर जब युग्मकों का निर्माण हो रहा है तो वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है। और जब आप अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि चाहे फर्टिलाइजेशन के अंदर भाग लेने वाले नर और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु अगर किसी कंडीशन के अंदर अगर एक ही सदस्य के भी हों तो उस स्थिति के अंदर भी उत्पन्न होने वाली संतति जो है वो क्लोन नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है ह्यूमन के अंदर यानी कि मानव के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में। तो जब हम मानव के अंदर लैंगिक जनन की बात करें तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो सेक्सुअलिटी के बेस के ऊपर यानी कि लैंगिकता के आधार पे एक लिंगी प्रकार का प्राणी है, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल का यहां पर मतलब यह है कि मनुष्य के अंदर एक इंडिविजुअल यानी कि एक सदस्य के अंदर केवल एक ही प्रकार का जनन अंग होगा, या तो वो नर जनन तंत्र होगा या फिर मादा जनन तंत्र होगा। लेकिन जब कभी भी हम सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर यह तो दिया हुआ होता ही है कि मनुष्य जो है वो एक यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी प्रकार का प्राणी है। इसके साथ साथ आपको वहां पर यह भी मिलेगा कि मनुष्य के अंदर स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि यहां पर इस लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या है। तो यहां पर इस लैंगिक द्विरूपता का अर्थ है कि मनुष्य के अंदर नर सदस्य और मादा सदस्य जो है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मनुष्य को देखोगे तो उसको देखकर बड़ी आसानी से ये जज कर सकते हो कि इनमें से कौन सा नर है और कौन सा मादा है, अर्थात दोनों के अंदर स्पष्ट रूप से हमें कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बोला कि मनुष्य जो है उसके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है तो हम ये कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की तुलना में काफी एडवांस है। और उसके अंदर भी अगर हम बात करें मनुष्य की, मानव की, ह्यूमन की, यानी कि हम हमारी बात करें तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने आप में इस प्राणी जगत के अंदर सबसे अधिक एडवांस यानी कि सबसे अधिक विकसित प्रकार का प्राणी है। तो जब मनुष्य इतना अधिक विकसित है तो जनरल सी बात है इसके अंदर होने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो लैंगिक जनन है वो भी क्या होगा? काफी एडवांस होगा। हाँ, मनुष्य होगा
कि जब मनुष्य प्राणी जगत के अंदर सबसे अधिक एडवांस है तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर होने वाला जो लैंगिक जनन है वो भी काफ़ी एडवांस है, यानी कि काफ़ी जटिल होगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। तो जब मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला लैंगिक जनन इतना अधिक जटिल है तो इसके अंदर इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया को किसी एक अंग के द्वारा ही संपन्न करवा देना संभव नहीं है। चूंकि मनुष्य के अंदर होने वाली लैंगिक जनन की जो घटना है वो काफ़ी जटिल है, तो इसलिए इसके अंदर इस लैंगिक जनन की क्रिया को करवाने के लिए कई अंग जो है वो साथ मिलकर के कार्य करते हैं। और हम जानते हैं कि जब किसी एक ही मुख्य कार्य को करने के लिए कई अंग साथ मिलकर के कार्य करते हैं अथवा कई अंग जब एक ही कार्य से संबंधित होते हैं तो उन सब को संयुक्त रूप से एक नाम दिया जाता है और वो नाम दिया जाता है सिस्टम, यानी कि तंत्र। ठीक है, तो इसीलिए जब मनुष्य के अंदर इन सेक्स ऑर्गन की या जनन अंगों की बात की जाती है तो हम बात करते हैं जनन तंत्र की, यानी कि सिस्टम की। ठीक है, तो आज अपने शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। इस नर जनन तंत्र के अंदर हम मनुष्य के अंदर जो नर सदस्य है उसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जो कि जनन की क्रिया से संबंधित है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो इसके अंदर कई अंग मौजूद होते हैं जिन्हें जनरली हम 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि 3 भागों के अंदर वर्गीकृत करते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्राथमिक या मुख्य जनन अंग, यानी कि प्राइमरी या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मनुष्य के नर जनन तंत्र के अंदर मुख्य या प्राथमिक जनन अंग के रूप में रखा गया है टेस्टिस को, यानी कि वर्षण को। यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मुख्य या प्राथमिक जनन अंग यानी कि मेन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कैटेगरी के अंदर किसे रखा जाता है। जनन तंत्र का वो अंग जिसमें गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है और उसके परिणाम स्वरूप गैमीट यानी कि युग्मक का निर्माण होता है, उस जनन अंग को रखा जाता है प्राथमिक या मुख्य जनन अंग की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें नर की तो नर सदस्य के अंदर जो उसके टेस्टिस या वर्षण है, इनके अंदर शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मक के रूप में स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर टेस्टिस या वर्षण को प्राथमिक या मुख्य जनन अंग की कैटेगरी के अंदर रखा है। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो वहाँ पर हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र का जो अंडाशय यानी कि ओवरी है उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के रूप में जो oogenesis की यानी कि अंड जनन की प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का या उवम का निर्माण होता है। तो इसलिए जब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मादा जनन तंत्र की तो वहां पर हम अंडाशय को यानी कि ओवरी को मुख्य या प्राथमिक जनन अंग की कैटेगरी के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, तो यह हमने बात की मुख्य या प्राथमिक जनन अंग जिसके रूप में नर जनन तंत्र के अंदर पाया जाता है टेस्टिस यानी कि वर्षण। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीयक या सहायक जनन अंगों के बारे में, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है। इसके रूप में कई अंग पाए जाते हैं, जैसे कि एक आता है अधिवर्षण यानी कि एपिडिडाइमस जो टेस्टिस के पास होता है। ठीक है, फिर आती हैं शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स और शिशन यानी कि पेनिस आदि। इन सभी को जो है वो सहायक जनन अंग या द्वितीयक जनन अंग की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसके बाद में कुछ ऐसे ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन तंत्र से संबंधित होती हैं।
जिनमें से अगर हम बात करें नर की तो इसके अंदर एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी होती है काउपर्स ग्रंथि। यहां पर ये काउपर्स ग्रंथि जो है इसको वल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये है नर जनन तंत्र के अंदर पाए जाने वाले इसके विभिन्न भाग, जिनके बारे में हम आगे चल करके एक एक करके डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर मैंने जो मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि जो नर जनन तंत्र है, इसका एक चार्ट दिया है, एक डायग्राम बनाया है और मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर आपको नर जनन तंत्र का प्रत्येक पार्ट जो है वो शो किया जा सके। जब हम बात करते हैं नर जनन तंत्र की, तो नर के अंदर क्या होता है कि इसका जनन तंत्र का कुछ भाग और साथ में उत्सर्जन तंत्र का कुछ भाग जो है वो आपस के अंदर जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए जब हमने यहाँ पर ये चार्ट बनाया है या डायग्राम बनाया है, तो इसके अंदर आपको कुछ पोर्शन जो है वो उत्सर्जन तंत्र का भी दिखाई दे रहा है और बाकी पोर्शन जो है वो जनन तंत्र का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये है मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लेडर, जिसके अंदर यूरिन को इकट्ठा किया जाता है। ये है मूत्र नलिका यानी कि यूरेटर, जिनसे होकर किडनी से बनने वाला जो यूरिन है वो आकर के इस मूत्राशय के अंदर इकट्ठा होता है। ठीक है, ये मूत्राशय से जो है वो आगे निकलता है यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग, जिसके द्वारा जो है वो हम मूत्र को अपने शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। यहां पर इस मूत्र मार्ग को या यूरिथ्रा को अगर मैं मूत्र जनन मार्ग कहूं तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये मूत्र उत्सर्जन के साथ साथ जो सीमन या वीर्य है उसको भी उत्सर्जित करने का कार्य या उसको भी इजैकुलेट करने का कार्य जो है वो करता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये पाथ जो है वो मूत्र उत्सर्जन के साथ साथ जनन की क्रिया के लिए भी एक कॉमन पथ या उभय पथ के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए इसे मूत्र जनन मार्ग अगर कहा जाए तो वो बेटर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले बात की थी प्राइमरी या मुख्य जनन अंग के रूप में टेस्टिस या वर्षण की। तो ये है टेस्टिस या वर्षण, जो एक जोड़ी पाए जाते हैं उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश यानी कि स्क्रोटम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में डिटेल में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमने बात की द्वितीयक या सहायक जनन अंगों के रूप में, जिसमें सबसे पहले हमने बात की अधिवर्षण या एपिडिडाइमस। तो ये जो टेस्टिस है इसके इस भाग की तरफ ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है अधिवर्षण या एपिडिडाइमस। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की शुक्र वाहिनियों की। तो यहां पर इस एपिडिडाइमस से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकल रही है और जो आगे चल करके उदर गुहा में प्रवेश करती है और वहां पर जाने पर ये जो मूत्र नलिका है यूरेटर, उसके ऊपर एक लूप का निर्माण करते हुए नीचे की तरफ मुड़ती है। ये कहलाती है हमारी शुक्र वाहिनी। वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस यानी कि ये क्या करती है, यहां से जो शुक्राणु है उसको लेकर के आगे चलती है। इसके बाद में हमने बात की शुक्राशय की। ये शुक्र वाहिनी जो है वो आगे की ओर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैली के समान जो संरचना है उसके अंदर आकर के खुलती है और जहां पर शुक्राणुओं को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है तो उसे कहा जाता है शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल जो है वो आगे एक ट्यूब के द्वारा जो है वो मूत्र जनन मार्ग या मूत्र मार्ग या मैं कहूँ यूरेथ्रा के अंदर खुलता है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है
वो कहलाती है संकलन नलिका। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल है जो इसके अंदर खुल रहा है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है कीप लाइक, और उसको नाम दिया जाता है एम्पुला। फूली हुई संरचना बन जाती है, क्योंकि ये दो चीज़ों का आपस के अंदर एक जॉइंट है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एम्पुला कहेंगे। इसके बाद में हमने बात की शीशन या पेनिस। तो ये मूत्र मार्ग जो है वो आगे चल करके निर्माण करता है पेनिस का, यानी कि शीशन का, जो नर जनन तंत्र का एक मैथुन अंग है, यानी कि इसी के द्वारा इंटरकॉर्सेस के दौरान जो सीमन या वीर्य है इसको मादा जनन तंत्र के वेजाइना या जनन पाथ के अंदर स्थानांतरित करवाया जाता है। अगर हम बात करें पेनिस की, जिसके बारे में हम डिटेल के अंदर बाद में डिस्कशन करेंगे, तो इसका सबसे आगे वाला जो भाग है, ये वाला पोर्शन, ये आगे वाला, इसको नाम दिया जाता है ग्लांस पेनिस। और ये ग्लांस पेनिस जो है, इसके ऊपर त्वचा का एक आवरण पाया जाता है जो जनरली इसको ढक करके रखता है, ये वाला स्किन, जिसे नाम दिया जाता है अग्राछद या फोर स्किन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में। सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में जैसा कि मैंने आपको कहा कि दो ग्रंथियां हैं मेनली, एक है प्रोस्टेट और दूसरी है काउपर्स ग्रंथि, जिसे हम वल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो डायग्राम के अंदर हमने यहां पर ये वाली जो ग्रंथि है, ये शो की है हमने प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये वाली जो ग्रंथि है वो हमने शो की है काउपर्स ग्रंथि। तो ये है नर जनन तंत्र का एक चार्ट, जिसके अंदर हमने देखा ये मूत्राशय, ये मूत्रमार्ग, ये शीशन, ये वर्षण कोश, ये वर्षण, ये अधिवर्षण, ये शुक्रवाहिनी, ये मूत्र नलिका, ये शुक्राशय, ये संकलन नलिका, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये है काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, तो इनमें से अगर हम बात करें वर्षण की, यानी कि टेस्टिस की, अधिवर्षण की, शुक्रवाहिनी की, शुक्राशय की, तो ये सभी जो है वो जोड़े के रूप में होते हैं, यानी कि पेयर के रूप में जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर प्रत्येक की संख्या जो है वो 2-2 होती है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं पेनिस की, वर्षण कोश की, प्रोस्टेट ग्रंथि की, या फिर काउपर्स ग्रंथि की, तो इनकी संख्या जो है वो 1-1 होती है। तो ये था हमारा नर जनन तंत्र का जर्नल इंट्रोडक्शन, परिचय, जिसके अंदर हमने देखा कि इसके कौन कौन से भाग हैं, और इसके बाद में हमने इसको एक चार्ट के रूप में या एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो ये था हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, इसका एक एक पार्ट या इसका एक एक ऑर्गन जो है उसको लेंगे और उसको डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अब टेस्टिस यानी कि वर्षण की।